नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल हेराल्ड मामले में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो अब कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है देश भर में ईडी दफ्तरों के आगे। लेकिन यह मामला कोई आज का नहीं है, ये वो मामला है जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी जमानत ले चुके हैं। लेकिन ये जो फ्रेश चार्जशीट है, क्या इसके बाद भी जमानत लेनी पड़ेगी? बीजेपी कह रही है कानून तो अपना काम करेगा। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होने वाली है वो ये कि वक्फ एक्ट पर सुप्रीम सुनवाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दर्जन याचिकाएं हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ होने वाला है, आगे का रास्ता क्या है, अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं, इसी की पड़ताल खास चर्चा में खास मेहमानों के साथ आज इस वक्त में करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे क्या पश्चिम बंगाल में अब हिंदू होना गुनाह है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हिंदू बेहाल है, हिंदुओं का जीना मुहाल है और जो सरकार और प्रशासन का रवैया है उससे तो यही लगता है। और इन सब के बीच एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में पीड़ितों को जो इंसाफ मिलता है वो सबसे ज्यादा देरी से, यानी सबसे फिसड्डी है बंगाल। क्या इसका भी योगदान होता है ऐसी हिंसा के पीछे? इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा याचिकाओं की संख्या के हिसाब से सबको एक साथ नहीं सुना जा सकता। तो किरेन रिजिजू का दावा मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है यह कानून। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने एनआईए जांच के लिए खटखटाया कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा, तो शुभेंदु अधिकारी भी मुर्शिदाबाद जाने के लिए पहुंचे हाईकोर्ट। हिंसा के विरोध में भाजपा राज्य भर में मना रही है शहीदी दिवस। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। कहा कांग्रेस के आचरण में ही भ्रष्टाचार, धरना प्रदर्शन से दबाव में नहीं आएगी ईडी। लेकिन अपने नेताओं पर ईडी के एक्शन से भड़के कांग्रेसी देश भर में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। उधर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने फिर से दिया चीन को बड़ा झटका। चीन के उत्पादों पर 245% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन की जवाबी कार्रवाई को बताया टैरिफ बढ़ाने का कारण। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर भड़की कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन किया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया हुआ है। और उधर एक और मामला है जमीन घोटाला। इस मामले में ईडी रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ कर रही है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों, इनके खिलाफ ईडी के एक्शन को कांग्रेस के नेता बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के हेराल्ड के मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में एक केस में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रेश चार्जशीट जो दायर हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर से जमानत लेनी पड़ेगी। अदालत ने सुनवाई के लिए इस बीच 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। उधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो बड़ा घोटाला हुआ है, यह झूठा मामला है। तो वहीं सचिन पायलट इसे सोनिया गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है,
लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को परिवार की प्रॉपर्टी बनाना नियम के विरुद्ध है। नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति परिवार के नाम करने की जो कॉर्पोरेट साजिश थी वो रची गई थी। बीजेपी ने पूछा कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया। इसी मामले में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस भी दिया है। थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। 1937 में स्वतंत्रता सेनानियों और कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स की स्थापना की, जिसको एजे आप कहते हैं। 60 के दशक में नेशनल हेराल्ड को दिल्ली सहित कई शहरों में प्राइम लोकेशन में जगह भी उपलब्ध कराई गई थी। तो 2008 में नेशनल हेराल्ड में भारी घाटे के कारण इसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया। कारण अखबार समूह पर 90 करोड़ रुपए का बकाया बता दिया गया। उसके बाद 2011 में कांग्रेस पार्टी ने हेराल्ड ग्रुप को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, ऋण दिया। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% शेयर वाले यंग इंडिया कंपनी को ऋण वसूली का अधिकार दे दिया गया, जिसके लिए कंपनी को महज सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन यंग इंडिया ने हेराल्ड ग्रुप के कर्ज को माफ करके एजेएल पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो साल 2022 में इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। अब सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार इस मामले में निर्दोष है तो फिर कानून की कार्रवाई से परेशानी क्यों है? उधर लालू यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी के लोगों ने इसी तरह का प्रदर्शन करके उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की थी। क्या अब कोर्ट का निर्णय पार्टी की कार्यकर्ता ही सुनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि इनका कॉमर्स बहुत अच्छा है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। वहीं कांग्रेस के नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा से आरोपों के पीछे के सबूत मांगे। किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे कि इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। डैमेज करने के लिए एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है। तो वहीं भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि साल 2013 में जनहित याचिका ने मामले का खुलासा किया था। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है।
तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत का कहना है कि 365 दिन बाद सरकार को मामले की याद आई। इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है। 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? वहीं रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि बेवजह उन्हें परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे, तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी का साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक, और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले आलोक के पास चलता हूं। आलोक, जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, 2022 में भी हमने इस तरह का प्रदर्शन देखा था कांग्रेस कार्यकर्ता जब सड़कों पर आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है आलोक कि क्या जब उस समय जमानत हासिल किया था, इस समय भी जमानत तो अदालत से ही लेनी पड़ेगी, तो अदालत की लड़ाई को सड़क पर लाने की ये जो रणनीति है, इसके पीछे क्या है आलोक? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और खासकर कांग्रेस के कार्यालय में अभी हम खड़े हैं, सवेरे से हम यहाँ पर खड़े हैं, और जो प्रोटेस्ट जिस तरीके से किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी भी आएंगी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन सोनिया गांधी तो नहीं आई। लेकिन दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे। और अभी थोड़ी देर पहले यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी दिल्ली में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे कंट्री वाइड आज प्रदर्शन हुआ है इसके खिलाफ कि कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि कांग्रेस पैरालाइज हो जाए, कांग्रेस कमजोर हो जाए। और ये एक पूरा जो मामला है दुर्भावना से प्रेरित है। ये चीज़ें बताई जा रही हैं उन कार्यकर्ताओं को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, चाहे वो यहाँ पवन खेड़ा हो, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे और भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। हमने यही देखा उनको सवेरे से आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मामला है वो बिल्कुल ही राजनीति से प्रेरित है और इसके लिए हमें सड़कों पे आना होगा। तो ये आह्वान किया जा रहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 25 तारीख को ईडी क्या निर्णय लेती है। लेकिन एक तरह से पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपोजिशन की जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, इन सबको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हैं। विनोद जी, करीब 12 साल इस मामले को हो गए, ठीक है, और जहां तक कानूनी मेरिट का सवाल है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया हुई उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस मामले को बिल्कुल इस केस में मेरिट ही नहीं है, इसके लिए अदालत गए। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हाँ इस केस में मेरिट है, और तभी उनको जमानत लेनी पड़ी थी। तो जो कांग्रेस का लगातार यही तर्क है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई, कानूनी मेरिट नहीं है, ये कहां तक चल पाएगा? क्योंकि अब तो ये मामला धीरे धीरे मुझे लगता है कि अपने परवान की तरफ जा रहा है। 661 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली गई है। लाल जी, देखिए सवाल ये है कि हमें इस बात को पहले जानना चाहिए, टेक्निकल जो इसमें है पॉइंट उसको समझना चाहिए कि एसोसिएट जर्नल के नाम से जब एक पब्लिकेशन बना था जी, नेशनल हेराल्ड जिसको हम जानते हैं, ग्रुप में 4-5 अखबारें उसमें पब्लिश होती थी। हम लोग भी शायद उस अखबार को देखा है कई बार मौके को मौके। तो उस अखबार में क्या गांधी परिवार उस अखबार के मालिक थे? तब ये सवाल उठता है कि एसोसिएट जर्नल का जब ये 1937 में उसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद उसका एक क्रम चला, तो ये स्वतंत्रता सेनानियों का, वहाँ के उस समय के कांग्रेसियों के लगभग 5000 से ज़्यादा उस पर शेयर होल्डर थे जी। कई शेयर होल्डर ने इस विवाद के आने के बाद में उन लोगों ने अपना एक अर्जी भी हाईकोर्ट में, जिस समय में चल रहा था ये मामला, तब लगाई थी कि उन शेयर होल्डर को पूछा भी नहीं गया। और इतने बड़ी कंपनी को एक ट्रांसफर हो गया। एक छोटी सी कंपनी बनी थी 2008-9 में, यंग इंडिया के नाम से कंपनी में ट्रांसफर हो गया। उसके लेके काफी बड़ा विवाद हुआ था, तभी सुब्रमण्यम स्वामी इसमें आए थे। उससे पहले PIL भी उस पर डाली गई थी। अब सवाल ये है
कि इस चीज़ को लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उस कंपनी पे, जब उस समय में प्रेस बंद, पब्लिकेशन बंद हो गया था, तो उसमें भारी देनदारी थी। हमने उस समय मैंने देखा था कि लखनऊ से लेके कई जगह पे, हैदराबाद और मुंबई सब में हेराल्ड के ऑफिस में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो कंपनी की तरफ से कहा गया, हेराल्ड कंपनी की तरफ से, कि इसमें 90 करोड़ का बकाया है। और आनंद फानन में उस समय में यूपीए की सरकार थी, उसको 90 करोड़ रुपया उसको दिया गया, पार्टी की तरफ से दिया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये 2011 में ये पैसा एक यंग इंडिया कंपनी थी जिसमें 38% शेयर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम था, कुछ शेयर जो था मोतीलाल वोरा के नाम से था, कुछ शेयर जो था उसमें सैम पित्रोदा के नाम से था, सुमन दुबे के नाम से था। ऐसे कुछ लोगों की वो कंपनी थी जिसमें 2% 4% शेयर थी, लेकिन 76% के शेयर गांधी परिवार के नाम। ठीक है। अब वो अचानक यंग इंडिया की कंपनी आती है, उसमें उनको ये अधिकार दिया गया कि ये 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी ने दिया उसकी वसूली आप करेंगे, ये कंपनी करेगी। और यंग इंडिया कंपनी ने 50 लाख रुपया इस एवज में नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी एजीएल थी उसमें वो डाला जी। अब सोचिए कि वो पूरे के पूरी नेशनल हेराल्ड, वो पूरी कंपनी एजीएल सीधे सीधे उसने जैसे ही यंग इंडिया ने उनके कर्जे को माफ किया और पूरा जो एजीएल कंपनी थी उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि क्या इस देश के कानून में बिल्कुल ये ऐसा कौन सा सूत्र है जो एक बड़ी कंपनी जो कम से कम इतने 50-100 साल पुरानी, 60 साल पुरानी कंपनी थी, वो अचानक एक दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है और बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं कि उसके शेयर का क्या हुआ, उसको बताने वाला कोई नहीं था। तो ये बात रॉज एवेन्यू में 25 तारीख अप्रैल को जो कोर्ट में ये केस को सुनवाई है, शायद उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील को देना पड़ेगा कि उसके बाद ही शायद उनको जमानत की आगे प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे मामले के बैकग्राउंड को जिस तरह से आपने बताया, इससे बिल्कुल साफ है कि ये कहने से इस मामले में काम नहीं चलने वाला है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आलोक, जिस तरह से कि कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर में धरना प्रदर्शन किया, ईडी दफ्तर के पास, आगे चल करके कांग्रेस की अब इसमें क्या रणनीति है? क्या अदालत में जाकर के लड़ाई लड़ने पर ज्यादा फोकस रहेगा या फिर ये भी चलता रहेगा जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है कि एक परसेप्शन बनाते रहना है कि भाई हाँ राजनीतिक बदले की बड़ी कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, ईडी कार्यालय तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। प्रशासन बहुत ही चुस्त और दुरुस्त थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया था पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस को। और ये कांग्रेस का जो पुराना हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर्स के थोड़ा इसी हेडक्वार्टर से मतलब आप कहें कि 10 कदम की दूरी पे ही प्रोटेस्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर पाए। और जिस तरीके से आपने बात की कि आगे की क्या रणनीति है, तो आगे एक पूरा आपने देखा कि आज पूरे देश में हुआ है, हर एक जिले में हुआ है इस घटना को लेकर के कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जबरदस्ती फंसाया गया। रॉबर्ट वाड्रा जो उनके दामाद हैं, उनको भी जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, तो क्यों ना कांग्रेस की जड़ों को ही काट दिया जाए। ऐसा सारे जो नेता थे वो यहाँ पर संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। दूसरा चीज है कि तस्वीर का जो दूसरा पक्ष है उसमें जो इनके लीगल जो बड़े नाम है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल भी पहले कांग्रेस में थे, उनकी भी सहायता ली जा रही है। और लीगल तौर पर इस बैटल को लड़ने की पूरी कोशिश कांग्रेस पर्दे के पीछे से कर रही है। लेकिन जनता में ये संदेश देना चाहती है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो दुर्भावना से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है। लेकिन कांग्रेस को पता है ये जो लड़ाई है, बैटल है, ये जो लड़ाई है वो बिल्कुल कानूनी लड़ाई है, और कानूनी लड़ाई के बिना सड़क पे उतर जाने से इस केस का खात्मा होने वाला नहीं है। सही बात है, बने रहिएगा हमारे साथ। रॉबर्ट वाड्रा, विनोद जी, रॉबर्ट वाड्रा वाला जो केस है वो भी अभी रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे थे कि देखिए ये सब जानते हैं बदले की कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा वाला जो केस है वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसमें भी इतनी मेरिट है कि आज तक उनको भी जो है कानूनी राहत नहीं मिल पाई है। तो ये और ज़्यादा मुश्किल गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए। लाल जी देखिए, एक सीधे आप कह सकते हैं कि चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे रॉबर्ट मामला के जमीन घोटाले का मामला हो, ये सीधे सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में जब आप ये देखते हैं कि इस तरह कैसे
आप एक ज़मीन का जो प्लॉट खरीदते हैं, आपने 2 करोड़ में ज़मीन का प्लॉट खरीदा, तब तक वो एक खेती की ज़मीन होती है। आप जाते हैं उस ज़मीन पे ये कहने के लिए कि हम इस पे खेती करेंगे, हॉर्टिकल्चर लगाएंगे, हम ऑर्गेनिक ये करेंगे और किसानों के लिए एक मॉडल देंगे सरकार के सामने में। आपने ये दिया प्रस्ताव और आपने ज़मीन ले ली वहाँ जी। और इसके बाद जैसे ही आपके ज़मीन आपके नाम हो जाती है, एक 15 दिन के बाद वो ज़मीन का जो है लैंड यूज चेंज हो जाता है और वो कमर्शियल हो जाता है और वो ज़मीन कई रियल एस्टेट में बिक जाता है। तो सवाल है कि ये शॉर्टकट की जो आप सीधे सीधे कमाई का एक जरिया बना लिए हैं अपने अपने सरकारों में, वो आपका एक्सपोज हुआ था। जस्टिस ढींगरा की कमेटी की रिपोर्ट लोगों को देखना चाहिए कि इन सत्ता के दुरुपयोग का एक किस तरह का नमूना है ये सारी चीजें। आप चाहे पब्लिक परसेप्शन में बड़ा परिवार है, गांधी परिवार का नाम लोग ले लेते हैं, एक सिंपैथी की बात वो करने लगते हैं। फिलहाल यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का कष्ट करें। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान वर्तमान समय में देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में तथाकथित प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो ये बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, या वो जनता में इतनी अनपॉपुलर हो गई थी वो विरासत कि कोई उसका खरीदार नहीं था। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे, जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए, प्राइवेट सपोर्ट तो छोड़िए, यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से खरीदकर कम से कम अपने जिला और मंडल स्तर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और मजे की बात यह है कि कौमी आवाज भी नहीं बिका, उर्दू का अखबार, यानी कौम ने भी आवाज नहीं सुनी। यह अपने आप में शक पैदा करता। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाए कि ये कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जो जिस कंपनी में खरीदा उसमें उन्होंने पदेन नहीं बनाया। जैसे हमारे यहां कई संस्थाएं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन उस संस्था का अध्यक्ष होता है, इन्होंने व्यक्ति के अनुसार बनाया। यानी अगर दूसरे ढंग से कहें, अभी वक्फ का बिल पास हुआ है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर वक्फ वाल औलाद का विषय आया था। इन्होंने तो लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी अल औलाद कर दिया, यानी अपनी औलाद के नाम पर कर लिया उस प्रॉपर्टी को। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नियत पे संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था।
और आज मैं आपको कोट करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। It is also bound to subject ourselves to the criticism for a manner in which the National Herald is securing assistance from the persons who are associated with the activities of the government. I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वह चीज आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब, और मजेदार बात क्या होती है कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके पत्र का लास्ट बट वन पैराग्राफ है, ये वो जवाब देते हैं सरदार पटेल को 5 मई को ही, 5 मई 1950 सरदार पटेल लिखते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में नेहरू जी को, और सेम डे नेहरू जी का जवाब जाता है और वो कहते हैं वी ऑल आर समटाइम्स रिसीव contributions for the charitable funds or like purposes. Should they all be refused or should they be acceptable in the certain circumstances? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सरकार से भी गैर सरकार से भी, तो हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अब देखिए सरदार पटेल 6 मई को यानी नेक्स्ट डे फिर नेहरू जी को लिखते हैं और वो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब उनके सिर्फ मैं 2 वाक्य पढ़ता हूं। एक वो लिखते हैं एज आई रोट टू यू, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं नेहरू को 6 मई 1950। एज आई रोट टू यू आई लेफ्ट आउट एन अकाउंट कंट्रीब्यूशन which did not come from those who were concerned with the operations of the department. Otherwise, my information is that the number of contributions actually received was sufficiently large and covered others as well. अब आगे सरदार पटेल जो लाइन लिख रहे हैं वो बहुत गंभीर है। The transactions which I referred to you are of a different nature. There is no question of charity about it. जो आप कह रहे हैं कि ये तो भावना हत हो गई कांग्रेस पार्टी की, इसमें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये चैरिटी का विषय नहीं बनता है। अब सुनिए, उसके बाद दिव्य बुद्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब देखिए इससे बहुत साफ हो जाता है कि जो आज कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भावनात्मक लगाव था, 6 मई 1950 को यानी नेक्स्ट डे सरदार पटेल को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। लास्ट लाइन क्या है उस पर गौर फरमाइएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द हेराल्ड इज ए फेयरली गुड बिजनेस प्रपोजिशन and its preference shares and debentures are not a bad investment. I repeat, as a matter of fact, the Herald is a fairly good business proposition and its preference shares and debentures are not a bad investment. और जो मैं आपको बता रहा हूं ये मीडिया में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्र इसको 2 साल 3 साल पहले अपने आर्टिकल्स और जो उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं उनमें प्रकाशित भी कर चुके हैं। अब आप सोचिए ये नेहरू जी के जमाने से ही था कि जो निवेश हो रहा है नेशनल हेराल्ड में वो बहुत मुनाफे का हो सकता है, ये गुड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है और इसलिए इसके शेयर या डिबेंचर किसी भी प्रकार से कोई घाटे का सौदा नहीं माने जा सकते। इसका मतलब प्रॉपर्टी, घाटा, मुनाफा, बिजनेस प्रपोजिशन, यह विचार शुरू से था। आज कांग्रेस से यह नैतिक सवाल है कि अचानक आप इसके ऊपर अब वो भावनात्मक और जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिए गए दान या चैरिटी का विषय कैसे करें, जबकि सरदार पटेल कह चुके हैं इसमें चैरिटी ऐसी कोई नहीं। और लास्ट में 10 मई 1950 यानी 4 दिन के बाद सरदार पटेल लिखते हैं, इन व्यू ऑफ द पोजीशन विच हैव टेकन आई फील इट इज यूजलेस टू परस्यू द मैटर। यानी वे एक प्रकार से हताश होकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे इसके लिए परस्यू करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ आई व्यू दीज एक्टिविटीज एंड दैट इज डाउटफुल if in any other province
if I had anything to do with this matter, this position would have been tolerated by me. अब वो कह रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से निराश हो गया हूं, तो मैं इस पे पुनः नहीं आना चाहता। अब आप बताइए, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन सा त्याग, कौन सा समर्पण, कौन सा योगदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, या ये शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ईडी के परव्यू के बाहर है अथवा यह किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जबकि यह विषय 2012 में प्रारंभ हुआ, अक्टूबर 2013 में यूपीए सरकार के शासनकाल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस प्रारंभ हुआ था एक जनहित याचिका के द्वारा, और इसको लेकर संदेह 1950 से कांग्रेस नेताओं में था। अब दूसरा एक आपको और बहुत रोचक परंतु गंभीर और चिंताजनक उदाहरण, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री चंद्रभानु गुप्त, उनके संस्मरण जो कि 2021 में प्रकाशित किए गए, जिसका शीर्षक था सफर कहीं रुका नहीं झुका नहीं, नमन प्रकाशन लखनऊ के द्वारा। वो लखनऊ के पान दरीबा क्षेत्र में रहते थे। हम लोग तो, मैं तो खैर बचपन में उनको देखने का भी मुझे अवसर मिला है, मिलने का। अब देखिए, सीबी गुप्ता, द 4-time चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट्स इन हिज मेमोयर, I am surprised that the National Herald is now considered as a property of Nehru family. If there is some investigation by an inquiry commission into how the funds were collected for National Herald, there will be a big expose. From the very beginning of the policy of National Herald was to promote Nehru and his daughter. For freedom of press meant attacking whosoever criticized the wrong policies of Nehru family. ये श्री चंद्रभानु गुप्त, जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ये उनका वक्तव्य है, कोट अनकोट हमारा वक्तव्य नहीं है। अब आगे देखिए नेशनल हेराल्ड के बारे में, और भी खुलासे वाली बात है। वी ऑल, आगे वो लिखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी आजादी के बाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जिनसे नेहरू जी ने स्टेप डाउन करवा दिया था कि सत्ता का केंद्रीकरण 2 जगह नहीं होना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं ना कि अथॉरिटी वाली बात। अब सुनिए, वी ऑल, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन एंड माई सेल्फ मीन्स सीबी गुप्ता sold shares. 100 shares were bought in the name of Nehru so that he could be named as its director. यानी सीबी गुप्ता क्या कह रहे हैं कि आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश जी, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन और चंद्रभानु गुप्त के शेयर्स को बेचने को कहा गया, और 100 शेयर से अधिक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर लिए गए, उनके द्वारा लिए गए, ताकि वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन सकें। Some money was taken from Congress and part came from the money bags gifted to Nehru and other leaders. When I started collecting money for that, it was said that I wanted to take control of the paper. Still, I helped the newspaper during the crisis. मुझे लगता है कि अब इस नेशनल हेराल्ड के केस की कहानी में ईडी की कहानी तो बहुत किनारे हो जाती है। अब तो ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की जुबानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जुबानी, कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, ये सब के सब प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स ने पिछले कुछ वर्षों में जब ये सब विषय उठा था, बाकायदा एनालिसिस करके किए हुए हैं। और ये भी इसके बारे में एक देश के एक बड़े लीडिंग इंग्लिश डेली ने इस सारी चीज को डिटेल में दिया हुआ है, पुस्तकों के रेफरेंस तो है ही। तो अब मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अब सवाल नैतिक है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, यह रोग बहुत पुराना है और यह सत्ता के समय से ही चला आ रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी नेहरू को दोष दे रहे हैं,
आज मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, नेहरू को हम दोष नहीं दे रहे हैं। सरदार पटेल ने लिखा है, सीबी गुप्ता ने लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रसाद गुप्ता और श्री प्रकाश जी का रेफरेंस है। कांग्रेस के लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे कि हम लोग मतभेद दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है जो सीबी गुप्ता जी ने लिखा है कि माउथ पीस ऑफ नेहरू फैमिली एंड इट हैज नथिंग टू बट द प्रोपेगेंडा ऑफ और जो पब्लिसिटी ऑफ नेहरू एंड हिज डॉटर, अब इसके बाद भी उनको नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है जब उनको अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है, उनके कार्यकर्ता इसके साथ नहीं खड़े थे, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया पे आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए तथ्यों के आलोक में सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप लोगों के? पूछिए शैलेश जी। जब से पूरा मामला सामने आया नेशनल हेराल्ड का, हमने देखा कि जब पहली बार पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से, तब भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, और अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो प्रदर्शन। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि दरअसल ये एक प्रतिशोध की राजनीति है जो केंद्र के द्वारा की। इसमें दो बातें हैं। यदि वो प्रतिशोध, सीधा प्रसारण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुन रहे थे और बिल्कुल उसी मामले पर जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट हुई है और कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो उसी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा, और वो खास चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर और उसके खिलाफ जो याचिका पड़ी है उस पर सुप्रीम सुनवाई पर खास चर्चा करेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है खास चर्चा की, खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वक्फ एक्ट पर जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है, तो सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बिल और कानून पर, बिल पर लंबी चर्चा हुई, उसके बाद कानून बना, उसके बाद आज भी कुछ लोगों का इस पर विरोध जारी है। इस बीच वक्फ कानून के खिलाफ उलेमाओं और मुतवल्लियों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। और आज वक्फ कानून के विरोध में 73 याचिकाओं की सुनवाई भी शुरू हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले को सुन रही है। राजनीतिक पार्टियां जहां इस एक्ट के विरोध में अपनी अपनी याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो वहीं जो वक्फ कानून 2025 नया कानून है, उसके समर्थन में भी कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन याचिका में मुस्लिम रहनुमाओं का तर्क है कि यह कानून उनके पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों का हनन है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस कानून पर अविलंब रोक लगाने की मांग भी की है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए तमाम सवालों को संसद के दोनों सदनों में तो विपक्ष के नेताओं ने उठाया ही था, जिन पर सरकार की ओर से माकूल जवाब भी दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने जमाते उलेमा हिंद की पैरवी करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला उन्होंने दिया है कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून मुस्लिम धार्मिक मामलों में दखल है। वक्फ के बहाने कपिल सिब्बल ने शरिया कानून को संवैधानिक व्यवस्था से भी ऊपर रख दिया। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यह मामला गर्म है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को फेक बताया और मुस्लिम समाज को डराया कि भाजपा के सत्ता में आने पर उनका खाना पीना तक बंद हो जाएगा। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया, जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है। बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है,
हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। साफ होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। अलग ही लेवल पर है ममता बनर्जी, कहें बीजेपी की सरकार बन जाए खाना पीना बंद हो जाएगा, डरा रही हैं इस तरह। तो भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार का कहना है कि ममता सरकार दंगाइयों को शह दे रही है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप हर जगह में जो लोग विक्टिम हैं उनसे मिलिए, सब एक बात में सहमत होंगे। विक्टिम जो है, जो तृणमूल करते हुए विक्टिम भी बोलेंगे आपको कि पुलिस के सामने उनके घर को तोड़फोड़ करने दिया गया। वहीं भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ही खराब हैं। और हालत बहुत खराब है, सेंट्रल फोर्स को कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। अरे वो छोड़िए, उसका बात छोड़िए, जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहता है, सीएम नहीं है, वो खुद गंदा है। वहीं उत्तरी दिनाजपुर के ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मौलाना शिरुद्दीन का कहना है कि अदालत का फैसला यदि उनके खिलाफ आया तो सब बंद कर देंगे। দেখবেন যদি আমাদের ফলে আইনটা না আসে, যদি ওয়াকফ বোর্ডের যে আইন ছিল সেইভাবে যদি না থাকে, যদি এটাকে আবার অন্যভাবে আইনটাকে করে, তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দেব না, রাস্তাঘাটে সব সময় অবরোধ হবে। আমি এটাও তো আজকে বলেছি যে এটা আমি 15 তারিখের পরে রেল অবরোধ করব, যেখানে সেখানে সব জায়গায় রেল অবরোধ হবে। রেলগুলো বন্ধ করবো, আগে আমরা শহরে করতে যাব না, গ্রামে এসে বন্ধ করব গাড়ি রেল রাস্তা মোটর ট্রেন সব বন্ধ থাকবে। একদম পশ্চিম বাংলা কেন ভারতবর্ষকে আমরা একদম অচল করে দেব। खुली धमकी मौलाना दे रहे हैं, खुली धमकी, बिल्कुल तालिबानी मानसिकता से। तो मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी का कहना है कि कुछ चुनिंदा लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं, बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। ये बात हुई, ये तार्किक बात हुई कि आपने पहले संसद में विचार विमर्श किया, अब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, फैसले का इंतजार कीजिए। लेकिन ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो सब कुछ जाम कर देंगे, ठप कर देंगे। इसी पर आज खास चर्चा है और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। और एक और विजय जी हैं, विजय कौशिक जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी से मैं चर्चा को जरा विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये क्या मतलब, पहले भी हमने सुना कि कोलकाता को जाम कर देंगे, 50 जगहों पर 10,000 लोग लाएंगे और जाम कर देंगे। आज हमने टीएमसी के प्रवक्ता को बुलाया था, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, टीएमसी वालों को हमने बुलाया, पहले उन्होंने आने के लिए हाँ किया भी, उसके बाद बैक कर गए, नहीं बोलना चाहते हैं इस पर कुछ। लगता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे चुप्पी साधे हुए, वो भी चुप्पी साधना चाहते हैं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये खुली धमकी देखिए है, मतलब ये लगता है कि शाहबानों वाले केस वाले मामले को लेकर के सबके दिमाग में वही वाली बात है कि करवा लेंगे। खुली धमकी के साथ इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम सुनवाई चल रही है। क्या कुछ इसमें आगे दिखाई पड़ रहा है विनोद जी? लाल जी, ममता बनर्जी क्या कर रही है वो देश देख रहा है जी।
कि आज 1000 से ज़्यादा शरणार्थी कैंप में बैठे हुए हैं मालदा में, उनके लिए उनके पास एक शब्द नहीं है और वो इमामों की मीटिंग करते हैं और उन्हें कह रहे हैं कि एक बीजेपी के पोलराइजेशन में अगर ये सरकार उसकी बीजेपी की बनती है तो आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। ममता बनर्जी क्या कर रही है, उनकी सियासत अब एक तरह से एक्सपोज हो गया है। लेकिन ये एक्सपोज ये वक्त के पैरवी करने वाले लोग भी हो रहे हैं। ये जो सुप्रीम का कोर्ट में जितने 73-74 अभी तक याचिका डाला है जिन लोगों ने, उसमें राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी के तो 5-5 एमपी ने उसमें डाला है, टीएमसी के एमपी हैं, आरजेडी से लेके समाजवादी पार्टी, सारे पार्टियां आपने एक तरह से इसमें क्यू में है कि कम से कम मुसलमानों में ये मैसेज जाना चाहिए कि उनकी लड़ाई में हम उनके पीछे नहीं हैं, वो आगे बढ़ के हैं, सड़क पे भी हैं, संसद में भी थे और कोर्ट में भी थे। इसलिए याचिकाओं की इतनी भीड़ है वहां पे, चैंपियन बनने की होड़। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि इस कोर्ट के इस बहस में जो चीजें निकल के आ रही है वो भी इस देश के लिए एक जरूरी था इस बात को समझना। जी, जैसे आप अभिषेक मनु सिंह भी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पैरवी करते हुए कहते हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है, अगर 8.5 लाख की उस वक्फ की संपत्ति है, उसमें 4 लाख से ज्यादा तो संपत्ति बाय यूजर्स क्लॉज लगा के है जी, उसमें किसी का वक्फ किया हुआ है ही नहीं। खुद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह हवाला दे रहे हैं। तो आप समझिए कि ये वक्त के बारे में जो बात अभी तक पार्टी में या पॉलिटिक्स में या सड़क पे जो चर्चा हो रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी जा रही है कि भैया वक्त की आधी से अधिक संपत्ति जो है वो वाकिफ का नहीं है, वो यूजर्स से है, यूजर्स क्लॉज लगा के है, जो यूज जहां पे होता रहा वो वक्त की हो गया। उससे इंपॉर्टेंट ये समझना कि कोर्ट में कपिल सिब्बल माननीय सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी वो जमाते उलेमा हिंद की पैरवी कर हिंद की पैरवी, विजय जी ने करेक्ट कर दिया, बोले नेता थे और वो जो पैरवी कर रहे हैं उसमें उनका तर्क सुनिए कि वो कोर्ट में रख रहे हैं कि अगर ये वक्फ कानून जो है वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ में है, जो आर्टिकल 626 के खिलाफ में है, तो कोर्ट में सीजीआई ने ही शायद पूछा है उनको कि भाई वहां पार्लियामेंट में तो हिंदू के धर्म पे भी कानून बना है, तो फिर ये 26 कैसे ये मुसलमानों के कानून पे ये बाधा डालता है? 26 एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, सब पे लागू होता है, वो सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों लागू होता है भाई? उनका तर्क सुनिए कि वो जिस तरह के तर्क रख रहे हैं वो पूरे के पूरे मध्यकालीन मुस्लिम व्यवस्था समाज की सरिया का वो हवाला दे रहे हैं, कबायली कानून, और वो सरिया का हवाला देते हुए वो संविधान से ऊपर सरिया को मानते हैं। और वो पूरा तर्क सुप्रीम कोर्ट में ये रख रहे हैं इस बात का कि वक्फ कानून जो है वो सीधे सीधे मुस्लिम के सरिया कानून का उल्लंघन है। तो क्या ये देश दो विधान से चलेगा? एक मजहब के लिए पर्सनल लॉ से चलेगा और एक मजहब को संविधान से चलेगा। तो ये संविधान खतरे में बताने वाले लोग जो हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट के इस बहस में अपने वकीलों की पैरवी को सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगे। लेकिन उससे पहले जो चीजें विजय कौशिक जी जो चीजें इससे पहले हो रही हैं, क्या कुछ आपके नेता, मैंने देखा इमरान मसूद का एक बयान, अरे हम आए तो 1 घंटे में इसको रद्द कर देंगे, 1 घंटा का टाइम मांगा है, बोल सिर्फ 1 घंटा। और जिस तरह से कि मौलवी साहब, कुछ मौलाना मौलवी ये धमकी दे रहे हैं कि एकदम ठप कर देंगे, सब कुछ ठप कर देंगे। मुझे लगता है आपने जिसे कहते हैं ना कि आदत, तो वो शाहबानों वाले मामले से उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी हैं आपने कि कांग्रेस पार्टी आएगी, कर देगी, आपके नेता का भी रहे। और ऐसे में, ऐसी स्थिति में विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो इस केस को लड़ रहे हैं नए वक्फ कानून के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का ये पोजीशन एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में, मैं अगर कहूं अपनी बात, चिंता पैदा करती है। नहीं लाल सिंह जी, आपकी चिंता आपके लिए जायज हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक नजरिया है, अपनी एक नीति है। हमारे नेता राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे ऊपर चाहे तो मुस्लिम परस्त होने का बेशक आरोप लगाता रहे, लेकिन हमें जो करना है सो करना है। तो जहां तक कानून बदलने की बात है, अगर हम सत्ता में आए तो वो हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। अगर हम बहुमत में होंगे तो कर देंगे। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में क्या है? फिलहाल की परिस्थितियों में कांग्रेस ने किसी को अपॉइंट नहीं किया है कि वो जाकर मुसलमानों का केस कांग्रेस की तरफ से देश की सुप्रीम कोर्ट में लड़े। और कांग्रेस पार्टी में होने के नाते मैं स्पष्ट कर दूं
कि देखिए कानूनी जो दाव पेच है वो हम भी समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, और हमें ये भी मालूम है वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है उसको लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हकीकत ये है कि ममता बनर्जी ने जो भी कुछ कहा है उससे भाजपा को फायदा है, क्योंकि देश का हिंद क्या सुनना चाहता है? देश का हिंदी यही तो सुनना चाहता है जो ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा आ गई तो मुसलमानों का खाना पीना भी बंद हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सारा खाना पीना बंद हो जाएगा। हाँ। इसका फायदा किसको है? भारतीय जनता पार्टी को है। अगर हमारी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी तो नुकसान किसका है? जी कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, बड़े सीधे सीधे। और जितने भी मुसलमान भाई जो दंगा फसाद या उग्र बातें कर रहे हैं इन सब का फायदा किसको है? भाजपा को है। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते। हमारी सोच सिंपल सी है आज के समय में कि जो महंगाई है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं, वो सब बात होगी, लेकिन वक्त पर तो लेना पड़ेगा स्टैंड, वक्त पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि होड़ बची है, होड़ बच गई है। देखिए लालचंद जी, वक्फ पर सीधा सा स्टैंड है। हमने पहले भी कहा था अगर देश के मुसलमानों को ऐतराज है वक्फ बिल में अमेंडमेंट से तो निश्चित तौर पर हम देश के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार आने पर हम उनकी मदद कर सकेंगे, करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ऐसी किसी स्थिति नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानून बदलवा दें, संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जरा विजय शर्मा जी के पास चलता हूँ। विजय शर्मा जी, आपकी सरकार असम में है, आपने दाना पानी बंद कर दिया है, खाना पानी मौलाना मौलवियों लोगों का। ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं कि आएंगे तो एकदम खाना पीना सब बंद हो जाएगा। असम में बंद है क्या उन लोगों का खाना पीना आपकी सरकार में? लालचंद्र जी, ये तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से वहां तांडव चल रहा है, किस तरह से लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, माता बहनों की इस्मत लूटी जा रही है, लोग अपना घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी दुकानों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग लगाई जा रही है, बाप बेटों को सामने तड़फा तड़फा के मारा जा रहा है, पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है, पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही है। और उस प्रदेश में जिसकी मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर भी खुद ममता है, उनको शर्म आनी चाहिए। भाई लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर है? राज्य सरकार के पास है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, अपनी बात रखिए। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। ये लेकिन मौलाना तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो भी हम जो है हर जगह जाम कर देंगे, बंद कर देंगे सब कुछ। हाँ, तो यही जहरीली भाषा ममता दीदी की है, यही कांग्रेस की है। कांग्रेस भी क्या कहती है? कांग्रेस का भी यही दो मुंहापन है। कांग्रेस का आप देखेंगे, उनके एमपीओ को उठा के देख लीजिए, क्या क्या भाषा है उनकी। इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, किस तरह से फिर कहते हैं हमने तो मजाक में बोल दिया था। 1 घंटे में कौन सा कानून खत्म होता है मुझे बताना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये सब चीजें है ना। नहीं, उन्होंने करवाया है ना, एक्चुअली शाहबानो वाले मामले में करवाया है, तो उनको भरोसा है कि हो जाएगा भाई, करवा देंगे। ठीक है, मैं विनोद जी को लाता हूँ। अभी हमारे भाई विजय जी ने कह दिया ना कि नुकसान होगा, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको पता है कि आप गैर कानूनी बातें कर रहे हो, ठीक है, ऐसे वैधानिक बातें कर रहे हो, तो क्यों नुकसान उठाते हो? किसने आपको कहा है? ठीक है, विनोद जी को बनेगा ना। ठीक है, विजय जी आ रहा हूँ। विनोद जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा जो आपने कहा कि देखिए कितने 6 दर्जन से ऊपर याचिकाएं जा चुकी हैं, जो बहुत सारे जो है नए वक्फ कानून के खिलाफ में याचिकाएं हैं। ऐसा लग रहा है चैंपियन बनने की होड़ सी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं विजय कौशिक जी की पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और चैंपियन के तौर पर ममता बनर्जी या तमाम इस तरह के नेता जो है वो इस होड़ में आगे निकल रही है क्या? देखिए लाल जी, समर्थन और विरोध की बात जब आप कहते हैं कोर्ट में, तो हमें याद रखना चाहिए कि आज से जो है कम से कम बीजेपी रूल 7 स्टेट भी है जी, जो उसमें वक्फ के कानून के सपोर्ट में उसने भी अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट में गई। बिल्कुल। और आप ये सुनवाई इतना आसान जितना ये लोग चाह रहे थे कि हम इसमें जाएंगे, और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील कि हम जाएंगे और एक इंटरिम रिलीफ देके और ये पूरे राजनीतिक जो जिसका विमर्श है उसको हम बदल देंगे, वो इतना आसान नहीं है। ये इन लोगों की जो अभी पैरवी है वो सीधे सीधे पैरवी ये है कि वो इस कानून पे इंटरिम रिलीफ में उसको स्टे चाहते हैं। और आप बताइए कि संसद के बनाए हुए कानून को जो देश में राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद लागू हो गया, क्या अभी तक हमने देखा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट से उसका इंटरिम स्टे मिल जाता है? तो ये जो बात वो कर रहे हैं वो सीधे सीधे जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट में
अभी अपने बहस में ला रहे हैं, ठीक है। वो सारे बहस की चीजें पार्लियामेंट में लगातार सुबह 4 बजे तक उसकी बहस में चर्चा आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह उसके एक एक जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल। जैसे कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को उठाया कि इस वक्फ कानून में आदिवासी इलाके में वक्फ की कोई संपत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो सीजीआई ने कहा कि आदिवासी के जमीन को लेके अभी पार्लियामेंट से कानून बना हुआ है, उस कानून को आप कैसे गलत कह सकते हैं। सीजीआई के तरफ से जितने भी सवाल का जवाब अभी कपिल सिब्बल को उठ के लिए मिला है, वो मुझे काफी लगता है इन चीजों बिल्कुल, को काफी उससे इशारा मिल रहा है। जो कुतर्क रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस कुतर्क के जवाब के लिए अभी और ये लंबा बहस बिल्कुल लंबा चलेगा। विजय शर्मा जी कुछ रखना चाहते थे, जल्दी से रख दीजिए। इसमें 3 बातें आई हैं। एक, विजय कौशिक जी कह रहे थे कि हम इस तरह की बातें नहीं करते। राहुल गांधी जी क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि उनको पता है कि केरला में ईसाई क्रिश्चियन इनके विरोध में है, तो इसलिए इनका ये है कि हाथ ना जल जाए, इसलिए चुप बैठे हैं। इनका दोगलापन है। दूसरा मैं बताता हूँ, इसमें 38 बैठकें हुई थी जेपीसी की, 113 घंटे इस पर डिबेट हुई है, आपस में बहस हुई है, और सीजीआई साहब ने स्पेशल पूछा है। जब कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हम नहीं कराना चाहते रजिस्टर्ड, तो उन्होंने पूछा रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत क्या है? ठीक है, पारदर्शिता आएगी। वो तमाम प्रक्रिया पूरी हुई है, अब संसद से प्रक्रिया पूरी होकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन जो सड़क की बात कर रहे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि ये देश जो है वो कानून से चलेगा और लोकतंत्र से चलेगा। फिलहाल समय की कमी है, इसीलिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। विजय शर्मा जी शुक्रिया, विजय कौशिक जी और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।